जय हिंद। तन समर्पित, मन समर्पित और यह है जीवन समर्पित। चाहता हूं है देश तेरी खातिर कुछ और दूं, कुछ और दूं, कुछ और दूं। इन्हीं लाइनों के साथ शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। और वीडियो को शुरू करें उससे पहले हम आपको बता दें, आज की हमारी इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं गंगवार प्रिंटर्स। इनके यहाँ से आप बेहतरीन क्वालिटी के स्पोर्ट वियर, चुनाव प्रचार सामग्री, टी शर्ट इत्यादि प्रिंट करा सकते हैं। और ऑनलाइन सर्विसेज हैं, ऑल इंडिया सर्विस है इनकी। हर जगह इनका ऑर्डर आपके लिए पहुंच जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप स्टोर को विजिट कर सकते हैं या दी गई स्क्रीन पर जानकारी से आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो कैसी कट रही है? मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त सचिन, और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति, कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए और सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जी, और एक अभिभावक, एक शिक्षक, एक दूरदर्शी नेता डॉक्टर रवि शरण सिंह चौहान जी। तो चलिए आज की इस वीडियो में उनके शिक्षा और समाज के प्रति जो संवाद है, उसकी जो विचारधाराएं हैं, उनको जानते हैं। और डॉक्टर रवि शरण सिंह चौहान आखिर आपने दृष्टिकोण से इस समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। तो सीधे जुड़ते हैं डॉक्टर रवि शरण सिंह चौहान जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस पॉडकास्ट में। और आज हमारे पॉडकास्ट में आप अतिथि हैं, ये हमारे चैनल के लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि पहला पॉडकास्ट है हमारे चैनल का और आज से ही हमने पॉडकास्ट की शुरुआत की। और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, और अगर आपकी अनुमति हो तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए फिर। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरा भी सौभाग्य है कि हमारे अपने ही लोग अपना इंटरव्यू एक प्रकार से ले रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं पूरी टीम को। जी धन्यवाद। तो फिर बताइए, कैसा रहा बाहुबली से लेकर ये धुरंधर तक का सफर? बाहुबली से धुरंधर तक का सफर, ये तो हमारे जो शिष्यगण हैं जी, जो हमारे बच्चे के समान हैं जी, उनका स्नेह है, ये प्यार भरा सम्मान है और अति उत्तम रहा, बहुत ही। अच्छा, मैं नोटिस कर रहा हूँ आपके जो विद्यार्थी हैं वो कहीं ना कहीं, पहले आपको जो नाम दिया बाहुबली, विद्यालय में आप आए 2016 में, और धीरे धीरे ये नाम सर्कुलेट होने लगा, बच्चों के बीच आया, धीरे धीरे शिक्षकों के पास पहुंचा, और हो सकता है कभी शिक्षक ने आपको आकर ना बताया हो कि आपका ये नाम पड़ चुका है। कब महसूस हुआ कि हमारा एक नाम चल रहा है बाहुबली? देखिए, एक बार आशुतोष जी ने जी, अपने इंटरव्यू में, आशुतोष मिश्रा जी ने, यूपी अपडेट 24, हाँ, उन्होंने एक बार प्रश्न किया था, हाँ, कि आपको बाहुबली लोग कहते हैं। जी जी। फिर रामलीला का उद्घाटन हुआ था, तो उसमें भी एक पेपर ने छापा था कि बाहुबली ने किया मेले का उद्घाटन। जी जी। तो तब से पता चला। और बाकी एक दो अभिभावकों ने बड़े प्यार से बोले, सर आपको पता है कि आपका उपनाम क्या है? तो हमने कहा बताइए क्या नाम है। तब पता चला कि लोग बाहुबली ऐसा कह रहे हैं। और आज की डेट में तो तमाम ऐसे लोग हैं जो इस बात को कहते हैं, प्रधानाचार्य का नाम कम लेते हैं। बोले कौन हो? बोले बाहुबली प्रधानाचार्य आ गए। एक बालक ने भी कविता बनाई, तो उसमें अभी लेटेस्ट पता चला कि एक उपनाम दूसरा धुरंधर भी रख दिया है। तो ये तो स्नेह है, बच्चों का प्यार है। अच्छा, ऐसा आप स्नेह के रूप में देखते हैं? स्नेह और क्या है, ये तो बच्चे स्नेह कर रहे हैं। लेकिन जो आपका डर है छात्रों, वो एक बाहुबली की तरह ही है। छात्र, अगर आप देखें, अगर बाहुबली एक मूवी बनी थी, उसमें एक राजा दिखाया था, वो बाहुबली के रूप में दिखाया जाता है। ऐसे ही आप एक प्रधानाचार्य के रूप में बैठे हैं इस विद्यालय में, और प्रधानाचार्य के रूप में जैसे वो राजा एक अच्छे तौर पे दिखाया जाता है, अपनी प्रजा को अच्छे संदेश देता है, लोगों को अपने प्रति वो ऐसा व्यवहार बना लेता है कि लोगों को लगता ही नहीं कि हम इनकी प्रजा है या वो हमारे राजा हैं। तो ऐसे क्या आपका बॉन्ड बच्चों के साथ है, एक राजा और प्रजा वाला? देखिए, यहाँ राजा प्रजा का सिस्टम लागू नहीं होता है जी। यहाँ पर पिता और पुत्र का सिस्टम लागू होता है। क्या बात है। तो यहाँ हम प्रधानाचार्य है, गुरु है, तो शिष्य और जो गुरु होता है उसमें पिता पुत्र का एक समान भाव होता है। तो इसलिए ये शिष्टाचार भी है कि जब हम शिक्षा के क्षेत्र में, यानी कि शिक्षण संस्थान में, यानी कि जब हम क्लास के अंदर होते हैं, जो टाइमिंग्स हमारी विद्यालय की है, तो उस समय थोड़ा सा एक दूरी रखना भी चाहिए और रहती भी है। बढ़िया। उसके बाद में फिर जो शिष्य हमारे लोग आते हैं, जैसे कि आप ही लोग हैं जी, बड़े स्नेह से मिल रहे हैं, बातचीत हो रही है। हाँ। ऐसे ही विद्यालय के बाद में फिर बच्चे ऐसा मिलते हैं कि जैसे अपने बड़े भाई से
अपने पिता तुल्य प्रधानाचार्य से, अभिभावक से मिल रहे हो, तो ये स्नेह है। आपने बात की हम लोगों की, अभी प्रतीक भैया जब पॉडकास्ट करने वाले थे उससे जी। पहले बैठे थे, उन्होंने बोला था कि सर आपके सामने कैसे कंफर्ट फील कर सकते हैं, कि एक टाइम था कि आपकी आवाज सुन के कमरे में घुस जाते थे और आज आपके सामने बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि हमारे लोगों के लिए। और अगर बात विद्या मंदिर की जाए तो मैं समझता हूँ जनपद ही नहीं बल्कि प्रदेश स्तर पर विद्यालय का नाम है, और इस नाम को बनाने के लिए क्या प्रयास रहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, रिजल्ट का पक्ष एक नहीं होता है, परीक्षा परिणाम का एक पक्ष नहीं होता है जी, बहुआयामी होता है। इसमें शिक्षार्थी, अभिभावक यानी उसके माता पिता, उनके जो आसपास का वायुमंडल है वो, प्लस अध्यापक, प्रधानाचार्य, मैनेजमेंट, एक पूरा एनवायरनमेंट तैयार होता है, उस पर परीक्षा परिणाम 100% प्रभावी रहता है। जी, प्रयास का जो प्रश्न है, तो कोई भी स्कूल ये नहीं चाहता है कि हमारे स्कूल का परीक्षा परिणाम डाउन हो, लेकिन हम लोग अपना फर्ज मानते हैं। हम लोग ये मानते हैं, विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान है, ना वो नौकर रखती है, जी, ना वो सर्विस में रखती है। वो क्या कहते हैं कि आपको हम श्रम करना है, यानी पारिश्रमिक देती है, वेतन भी नहीं है, सैलरी भी नहीं है। तो हम लोग अपना नैतिक कर्तव्य मान करके, ये सब बच्चे हमारे अपने बच्चों के समान हैं, इस भाव से हम लोग पर परिश्रम करते हैं और परीक्षा परिणाम 100% आता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जनपद ही नहीं, पूरे प्रदेश में हम दूसरा तीसरा स्थान ला करके दिए। टॉप 10 की सूची में अपने बच्चे आते हैं प्रदेश और प्रदेश की सूची में, और जनपद में तो हमारे टॉप 10 में रहते ही हैं 10वीं और 12वीं की परीक्षा, 10वीं की बारीक परीक्षा में। बढ़िया। अच्छा, विद्या भारती का विद्यालय है सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बीसलपुर में। आप 2016 में आए थे यहाँ पर, और उसके बाद आपके तरफ से आपको ऐसा क्या लगा था कि विद्यालय में पहले वो प्रयास नहीं थे, फिर आपने उन प्रयासों को किया और उनका परिणाम भी आपको देखने को मिला हो? देखिए, उदाहरण थोड़ा सा अलग है जी, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जो वर्तमान में यशस्वी नरेंद्र मोदी जी हैं, जी, इसके पहले भी तमाम प्रधानमंत्री हुए। हाँ, उस समय उनकी सोच क्या थी, आज वर्तमान में उनकी सोच क्या है, आज देश हमारा कहां जा रहा है। इसलिए तुलनात्मक मैं नहीं कर रहा हूं। हमारे जो भी प्रधानाचार्य जी यहां पर आए, उनने अनेकानेक प्रयास किए, बिल्डिंग का निर्माण किया, शिक्षण क्षेत्र में उन्होंने अनेकों ने काम किए। व्यक्ति की अपनी कुछ लाइफ स्टाइल होती है, व्यक्ति की अपनी कुछ सोच होती है, जी। व्यक्ति का अपना कुछ विजन होता है। तो हमारा जो विजन है कि वो ये है कि चहुमुखी विकास होना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में होना चाहिए, स्पोर्ट्स के भी क्षेत्र में होना चाहिए, और साथ साथ में सामाजिकता के क्षेत्र में उनका विकास होना चाहिए। ऐसे हमने अनेकों प्रयास किए हैं, उसका परिणाम हम सबके सामने है। आपकी लोकप्रियता सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में इतनी बढ़ गई कि क्षेत्र में भी लोग आपको जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको लगता है कि सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जनपद में एकमात्र ऐसा विद्यालय है जो अन्य विद्यालयों से बहुत ज्यादा बेहतर है, या फिर आप ऐसा मान सकते हैं कि आपका विद्यालय भी अन्य विद्यालयों की तरह एवरेज है जो अच्छा परिणाम देते हैं? देखिए, पूरे क्षेत्र में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज पर बहुत बड़ा विश्वास है। जी, ऐसा विश्वास है कि उनको लगता है कि एक बार हमारे बालक का प्रवेश विद्या मंदिर में हो गया, फिर हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अतिशयोक्त नहीं होगी कहने में, उनको ये भी लगता है कि हमारा बालक का एडमिशन हो गया तो हमारे बालक की शादी से लेकर के, नौकरी से लेकर के सारा सेटलमेंट हो गया। ऐसा बड़ा विश्वास विद्या मंदिर में एडमिशन लेने के लिए। और उसके साथ साथ कि अब हमें अपने बालक की चिंता नहीं, अब वहां का विद्यालय जाने, प्रधानाचार्य जाने, मैनेजमेंट जाने। और इस विश्वास के साथ ये विद्यालय, प्रबंध समिति और अध्यापक बंधु खरा भी उतरते हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र में ही नहीं, 550 गांवों से बच्चे आते हैं आपके विद्यालय। पूरी आप ये समझ लीजिए कि फरीदपुर, भूता, इधर पीलीभीत से बालक आते हैं। तो यही विश्वास है। अविश्वास का कारण ये है कि बच्चे का चहुमुखी विकास होता है, और इसी कारण विश्वास बना हुआ है और लोगों का विश्वास है, इसीलिए मान सम्मान है। अच्छा, यहाँ पर एक बात मान लेते हैं, जैसे आप एक अभिभावक भी हैं, आपके भी बच्चे पढ़ते होंगे। अगर आपके पास प्रथम विकल्प के रूप में अगर सरस्वती विद्या मंदिर नहीं है, तो एक अभिभावक के रूप में आप दूसरा विद्यालय अगर जनपद में आप नाम लेना चाहें, आप कह सकते हैं कि हाँ 2-4 विद्यालय ऐसे हैं जो हमारे द्वितीय विकल्प के रूप में हमारे सामने हैं।
देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के बाद हाँ, पूरे विश्व में अगर कोई है तो हम, यानी अखिल भारतीय, हाँ, वही विद्या भारती के संस्थान जो है वही है। अच्छा, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं कि जहां पर हमारे संस्थान ना हो। तो इसलिए फर्स्ट और लास्ट विकल्प ही हमारा अपना है। तो जहां हम हैं, चूंकि हम उस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, जी, तो हमारे भी बच्चे दोनों, बेटा भी और बेटी भी, इसी विद्यालय से इंटर करके गए हैं। और मैं बदायूं में था तो बदायूं में भी शिशु मंदिर में पढ़े हुए हैं। मैं जयनारायण बरेली में था तो वहां पर हमारे बच्चे पढ़े हुए हैं। तो इसलिए फर्स्ट और लास्ट एक ही विकल्प है, कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। विद्या मंदिर बच्चे आते हैं पढ़ने, क्या रणनीति रहती है उनके परिणाम को बनाकर, उनकी शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, उनकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनको लेकर क्या रणनीति बनाता है आपका विद्यालय, जो इतना भिन्न आप चले जाते हैं कि प्रदेश की जो 12वीं और 10वीं का परिणाम आता है तो एक नाम सुनने को मिलता है जनपद में कि सरस्वती विद्या मंदिर कॉलेज के बच्चे का भी एक नाम है। देखिए, आप सब लोग चूंकि प्रमाण के रूप में आप ही सब लोग बैठे हैं। विद्यार्थी जब घर से निकलता है तो संस्कार पक्ष माता पिता के पैर छू करके निकलता है। रास्ते में अगर कोई इसको दीन दुखी अगर असहाय दिखता है तो उसकी सेवा के लिए आगे बढ़ रुक जाता है, सेवा करके आगे बढ़ता है। विद्यालय के गेट पर आता है तो पहले गेट बंधन करता है, यानी कि विद्या मंदिर में जा रहा है, इसलिए आकर के वो गेट को, चौखट को प्रणाम करता, देहरी को प्रणाम करता है। अंदर संस्कार पक्ष शुरू हो गया, शिक्षा का क्षेत्र, सेवा का, समर्पण का क्षेत्र शुरू हो गया। इसके बाद आने के बाद फिर यहां पर उनके जो गुरुजन है उनको प्रणाम करता है। वंदना सत्र यानी आध्यात्मिक हमारी बेला होती है। आध्यात्मिक बेला में हम नेतृत्व की भी क्षमता सिखाते हैं, मां सरस्वती की वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भारत माता की प्रार्थना करते हैं, एकात्मता स्त्रोत का वाचन करते हैं, जिसमें संपूर्ण प्रकृति का हम लोग उसमें स्मरण करते हैं। नदियों का करते हैं, पहाड़ों का करते हैं, वेद रामायण उपनिषद का करते हैं, यहां तक कि विदुषी जो हमारी मातृ शक्ति है उनका करते हैं। सामाजिक क्षेत्र में जिन्होंने भी आज तक काम किया है उनका हम स्मरण करते हैं। इसके कारण हम सब लोग एक संस्कार पक्ष को, आध्यात्मिक, नैतिक, शारीरिक, इन सब क्षेत्र में आगे हैं। फिर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे हैं। फिर विषय सा हमारी अलग अलग पढ़ाई होती है। गुणवत्ता सुधार करने के लिए हम लोग टेस्ट लेते हैं, प्री बोर्ड्स वगैरह कराते हैं और घर तक संपर्क करने का भी प्रयत्न करते हैं, जिसके कारण हमारा परीक्षा परिणाम उत्तम रहता है। अच्छा, आपने या फिर विद्यालय की तरफ से कभी, जैसे कह सकते हैं असहाय विद्यार्थी हैं, उनके प्रति क्या रहता है आपका, या फिर मदद की हो समाज में, हम लोगों को नहीं पता हो, आप बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसा कुछ लोगों को लगता है कि पब्लिक स्कूल की जैसा ही विद्यालय होगा, तो मैं आपकी जानकारी के लिए देता हूं, अभी कोरोना काल हुआ जी, उसमें हम आप जैसे पता नहीं कितने लोग काल के गाल में समा गए। बिल्कुल, परमात्मा ने जिनको सुरक्षित रखा वो व्यवस्थित है, जिसमें हम आप बैठे भी हैं। यहीं बिसलपुर में पानी की टंकी के पास में एक परिवार था, उसके माता पिता दोनों चले गए। आपके विद्यार्थी? नहीं, हमारे विद्यार्थी नहीं है, वो एक परिवार था। अच्छा। अब छोटे छोटे बालक, अब कमाने का जरिया उनके पास तो कुछ रहा नहीं। हमारे एक उस समय जनप्रतिनिधि भी उनके पास गए। अच्छा। कुछ 10,000 15,000 का कोई घोषणा भी करके आए, मिला नहीं मिला मैं नहीं जानता, लेकिन प्रबंध समिति से हमने बात की तो हमने कहा भाई इन बच्चों का क्या दोष है। आप ये देखिए, जब बच्चे 1 साल बाद पढ़ने लायक हुए, उन तीनों बच्चों का, 2 बालिका 1 बालक, उनका एडमिशन शिशु मंदिर में कराया। उसके बाद में बालिका विद्या मंदिर में अर्चना मैडम प्रिंसिपल है, वो उनके कोषाध्यक्ष प्रबंध समिति ने मिलकर के उसको कराया और हमारे विद्यालय ने कराया। यहां तक कि ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन पूरे परिवार का भरण पोषण का जिम्मा विद्यालय ने उठा रखा है और हम सबकी देखरेख में चल रहा है। लड़की का एडमिशन बीएससी में कराने जा रहे हैं, लड़का यहां पढ़ रहा है और दूसरी लड़की भी यहां बालाजी में पढ़ रही है। एक तो सामाजिक कार्य थोड़ा छोटा सा हुआ, ये बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आपने प्रश्न किया इसलिए बता रहा हूं, जरूरी है, क्योंकि उदाहरण है यहां का। ऐसे तमाम विद्यार्थी जिनके माता पिता नहीं है, या कैंसर से पीड़ित हैं, या कोई हारी बीमारी और बहुत भयंकर है, हम शुल्क मुक्त करते हैं।
उसके साथ साथ में अगर आवश्यकता पड़ती है तो कुछ और भी मदद करते हैं। यही नहीं, कॉपी किताबों भी हम उनको उपलब्ध कराते हैं। आईआईटी नीट की कोचिंग चलवा रहे हैं, जिस पर लगभग 1.25 करोड़ रुपए अभी तक हम खर्च कर चुके हैं। एक साल फ्री चलाया, दूसरी साल न्यूनतम 8-7 हजार रुपए केवल वर्ष भर के, यानी बेसिक चीजें तैयार करा करके उनको हम दे रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा अब तक हम लोग 250 से लगभग 2700 मोतियाबिंद के ऑपरेशन विभिन्न गांवों के जो सरल सुलभ नहीं था उनके लिए, और आज से नहीं, हम 2014-15 से करा रहे हैं। 2700 के आसपास मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके हैं। इतना ही नहीं, बराबर में बालाजी मंदिर है। बालाजी मंदिर का आप हाल देख लीजिए, वहां की पूजा सिस्टम की पद्धति देख लीजिए, जो वहां का खर्चा है ये सब पूरा विद्यालय और अपने सबके सहयोग से चल रहा है। गरीब लड़कियों की शादी का जब होता है उसमें भी विद्यालय सहयोग करता है। हरिद्वार ऋषिकेश आपदा प्रबंधन में जब कहीं जो भी आवश्यकता पड़ती है, विद्यालय सामाजिक सरोकार में भरपूर योगदान करता है। और प्रधानाचार्य योगदान करता है, आचार्य करते हैं, बच्चे करते हैं, अभिभावक करते हैं। पिछले दिनों में जब बाढ़ आई थी, भोजन की बात आई, तीनों विद्यालयों ने अपने अपने पूरे लंगर चला दिए। भोजन के पैकेट विद्यार्थियों से भी मंगाए गए और बाढ़ पीड़ितों को दिया गया। इस प्रकार के सामाजिक कार्य हम सब लोग निरंतर करते चले आ रहे हैं, कर रहे हैं, आगे करते रहेंगे। जैसा आपने बताया विद्यार्थियों से पैकेट मंगाए, खाना आया होगा या राशन आया होगा, लोग स्वीकार करते हैं? अरे बड़े सहजता के साथ लोग बड़े प्रेम से उसको स्वीकार किया। प्रसाद मान करके, विद्या मंदिर से आया है, लोग प्रसाद मान करके उसको स्वीकार किया। अच्छा, विद्या भारती के अंतर्गत विद्या मंदिर से आप इतने सारे कार्य करते हैं, कभी सरकार ने आपको प्रोत्साहन के रूप में कोई पुरस्कार इत्यादि? देखिए, सरकार, हम विद्या मंदिर में काम करते हैं इसलिए नहीं, सरकार का मानक सबके लिए होता है जी। तो उत्तर प्रदेश सरकार राज्य पुरस्कार, मुख्यमंत्री पुरस्कार के लिए आवेदन मांगती है। तो उसमें पूरे उत्तर प्रदेश के जो शिक्षक, प्रधानाचार्य, ये लोग आवेदन करते हैं। तो हमने भी आवेदन किया था। तो ये चूंकि विद्या भारती में काम करते करते सामाजिक सरोकार में हम लगे रहते हैं। हाँ। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बिल्कुल, और समाज सेवा के क्षेत्र में हम लोग अग्रणी भी माने जाते हैं। तो उसका प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल महोदया जी ने हमको बेस्ट शिक्षक अवार्ड से नवाजा, मुख्यमंत्री पुरस्कार से नवाजा, और लखनऊ में बुला करके हमको सम्मानित किया। नगद धनराशि यानी चेक के माध्यम से, प्रशस्ति पत्र, मां सरस्वती का बहुत अच्छा सुंदर सा प्यारा मूर्ति, साल उठा करके प्रशस्ति पत्र देकर के उन्होंने सम्मानित किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आप मान लीजिए केवल 2 लोगों का नाम था, जिसमें एक मैं था। व्यक्तिगत पुरस्कार था ये व्यक्तिगत पुरस्कार कह सकते हैं, लेकिन ये शिक्षा के यानी पूरे विद्यालय का, पूरे उत्तर प्रदेश के पुरस्कार से नवाजा गया। ये बेस्ट शिक्षक अवार्ड का मुख्यमंत्री पुरस्कार से नवाजा गया। आपके बच्चों के कुछ प्रश्न हैं, अभी मैं उन्हें पूछ लेता हूं। और उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे अभी आपने सर्वांगीण विकास की बात की, तो सर्वांगीण विकास में देखा जाए, अब पहले का बच्चा बहुत तैयारी करता था। 19 अगर 2000 पहले देखा है, 2000 से पहले की बात की जाए, बहुत तैयारी करता था। 60 और 65% बहुत मैक्सिमम नंबर माने जाते थे। फिर 2000 की बात की जाए तो बच्चा बहुत मेहनत करता था, एक अच्छा परिणाम ला पाता था। लेकिन आजकल देखा जा रहा है बच्चा घर पे लेटा है, बस पढ़ रहा है, मोबाइल चला रहा है, और वो एक अच्छा परिणाम नहीं करा पा रहा है। हाँ, हालांकि टॉप नहीं कर पा रहा है, वो अलग की चीज है, लेकिन परिणाम ला पा रहा है। तो ये शिक्षा का जो स्तर है वो गिरा है कि बढ़ा है, समझ नहीं आ रहा है। देखिए, शिक्षा का स्तर गिरा नहीं है जी, शिक्षा का स्तर बढ़ा है। हम लोगों की जो सोच है वो डाउन हुई है। हमने शिक्षा को खेल समझ लिया है कि हम पढ़ लेंगे, पास हो जाएंगे जी। तो खाली पढ़ना, पास होना ये मायने नहीं रखता। जब हमारा लक्ष्य ही नहीं है, जब जिसका लक्ष्य नहीं होगा तो उसका होगा खाली पास हो जाएंगे और ठीक हो जाएगा। जैसे टीवी में विज्ञापन की पप्पू पास हो गया तो ऐसे ही पता नहीं कितने पप्पू पास हो रहे हैं जी, और सरकार पर बोझ बन रहे हैं और रोजगार मांग रहे हैं। लेकिन शिक्षा का महत्व जो पहले था वही आज है, वही आगे होने वाला है। हमारा एक लोगो मान लीजिए या एक ध्येय वाक्य मान लीजिए जी, सर्व शिक्षा का उदय, सर्वत्र विजय। तो सर्व शिक्षा का उदय मतलब यानी सर्वांगीण विकास जब हमारा होगा जी, जब हम चहुमुखी विकास की ओर जाएंगे,
हर प्रकार की शिक्षा से शिक्षित होंगे, प्रशिक्षित होंगे, तो फिर हमारे विकास को कोई रोक नहीं सकता। एक बच्चे ने पूछा है, सर इतना स्ट्रिक्ट होने का कारण क्या है? देखिए, पिता जो होता है या गुरु होता है वो कुम्हार जैसा होता है। तो कुम्हार क्या करता है? घड़ा बनाता है जी। या कोई मिट्टी का बर्तन बनाता है। तो ऊपर से वो सख्त होता है लेकिन अंदर से बड़ा सहृदय होता है। तो क्या करता है, अगर वो लोटा बना रहा है या वो मटकी बना रहा है या कोई भी पात्र बना, तो नीचे से वो हाथ लगा लेता है और ऊपर से थपकी देता है। क्यों? उसके आकार को संभालना है, उसको व्यवस्थित करना है जी। उसकी प्रतिभा को निखारना है, यानी उसकी जो एनर्जी है, जो चिकनापन है, या हम कह लीजिए कि उसकी ऊर्जा को संवारना है। सही। तो इसलिए लोगों को लगता है कि हम सख्त हैं, तो जहां शक्ति की आवश्यकता होती वहां मैं सख्त भी रहता हूं, लेकिन अपने बच्चों के लिए मां बाप या गुरु कभी सख्त नहीं होता। ठीक है सर, आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव हुआ करता था जी। वो बच्चे पूछ रहे इस बार होगा या नहीं होगा? हाँ होगा, हमने पहले भी कराया था और फिर कराएंगे। वार्षिक उत्सव होगा, विद्या मंदिर के छात्रों के लिए एक खुशखबरी है कि आपका वार्षिक उत्सव होगा। ये हम घोषणा भी कर चुके हैं। अच्छा। और इस बार तो बहुत व्यवस्थित और बहुत बड़े कार्यक्रम करने वाले हैं और सबकी सहभागिता होने वाली है। तो ये तो आपके विद्यालय और शिक्षा से संबंधित बातें हो गई, लेकिन एक चीज देखी गई कि 2022 का इलेक्शन आया और इलेक्शन में आप कुछ समय तक यहाँ पर रहे, फिर आपका ट्रांसफर हो गया और आज फिर 22 के बाद 27 में इलेक्शन है और आप इस क्षेत्र में पुनः वापसी आपकी हुई है। तो हम क्या ऐसा मान लें कि आप इस बार के जो 130 विधानसभा बीसलपुर का इलेक्शन है उसमें अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं? देखिए, मैं लगभग बीसलपुर के 2 इलेक्शन पिछले करा चुका हूं और पहले इलेक्शन में चूंकि अप्रत्यक्ष रूप से था जी, दूसरे इलेक्शन में प्रत्यक्ष रूप से यहां पर मैं था और हमने अपनी दावेदारी भी की थी जी। और चूंकि दावेदारी मैंने इसलिए किया था कि यहाँ की जनता जनार्दन है जी, और वो हमको अपना मानती है। इसलिए मानती है कि चूंकि 6000 विद्यार्थियों का विश्वास लेकर के मैं यहां पर हूं और 6000 परिवारों के लोगों ने एक मुहिम के तहत कि नहीं, प्रधानाचार्य जी को, डॉक्टर रविशरण सिंह को यहां क्षेत्र में आना चाहिए। जिस प्रकार से ये विद्यालय में विकास कर रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे बच्चों को, नौजवानों को तैयार कर रहे हैं देश सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए, जो संस्कार पक्ष दे रहे हैं, जो हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाते हैं, तो यदि भारतीय जनता पार्टी इन पर विश्वास करके इनको टिकट दे देती है तो 130 विधानसभा क्षेत्र बीसलपुर का चहुमुखी विकास होगा। इसलिए उन लोगों ने जब कहा तो उनके कहने से हम मैदान में आए। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सोचा विचार किया होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बाद में भी चूंकि अपने यहां ट्रांसफर की प्रक्रिया रहती है तो किसी कारण से कुछ समय के लिए विशेष प्रयोजन के लिए हमको बरेली भेजा गया, लेकिन हमारा सामान, हमारा मकान, हमारा सारा पूरा व्यवस्थित यहीं पर रहा और हम यहीं से आना जाना मेरा रहा। ना बीसलपुर हमारा न छूटा है और न छूटेगा। अब बात रही वर्तमान की, जो आप कह रहे हो, हाँ। तो वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी अगर उसको दिखता है, उनको अगर लगता है कि आम जनता की जन भावनाओं का अगर उनको जरा से भी फिक्र है, अगर उनको लगता है कि आम जनता 130 विधानसभा की डॉक्टर रविशरण पर विश्वास कर रही है, अगर उनकी भावनाओं की कद्र करती है और टिकट हमको देती है, तो आपको तो पता भी है, पूरे समाज को पता, जैसा मेरा भाव है, स्वभाव है, तो बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी कर्मठता के साथ, जनता जनार्दन के साथ कंधम कंधा मिला करके काम करेंगे। और जो चौमुखी विकास की बात हो रही है, हर क्षेत्र को छुएंगे, हर पहलू को छुएंगे और विकास की गति चौगुनी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जैसा आपने बताया भारतीय जनता पार्टी, आपका जो दावेदारी है वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट को लेकर है? केवल भारतीय जनता पार्टी। अच्छा। बाकी किसी से नहीं। ठीक है, मान लेते हैं भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट दिया, तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है, जैसे और भी दावेदार हैं जो भारतीय जनता पार्टी से अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आपको ही टिकट क्यों दे? और दूसरी बात है, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, काफी अच्छी संख्या से जीते भी हैं, हालांकि उनके प्रतिद्वंदी को भी काफी वोट मिला है, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी आप पर ही विश्वास क्यों करे, ऐसा आपको क्यों लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हम पर विश्वास न करे, यहां की जनता पर विश्वास करे। अब चूंकि जब जनता विश्वास हम पर कर रही है तो इसलिए उसको हम पर करना चाहिए। अब चूंकि जनता विश्वास इसलिए कर रही है, जो वर्तमान विधायक हैं वो भारी बहुमत से जीते, हमने भी चुनाव लड़ा उनका, हमने भी वोट किया उनको, हमने उनके बस्ते तक बंधवा करके और बूथों तक पहुंचाए। क्यों? मैंने उनका काम नहीं किया, ये भारतीय जनता पार्टी का काम किया। तो आम जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है, उसके साथ साथ में वो हम पर विश्वास करती है। लोगों को गलतफहमी है कि वो उन पर कर रही है, लेकिन कर नहीं रही है, मजबूरी में। हाँ, मजबूरी में वोट दिया जा रहा है किसी को भी, ठीक है। तो इसलिए यहां पर किसी प्रत्याशी को वोट नहीं मिल रहा है, यहां पर योगी और मोदी के और भारतीय जनता पार्टी के नाम पर मिल रहा है। फिर प्रश्न का उत्तर हमारा आप समझ लीजिए कि आम जनता का विश्वास हम पर है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हमको पर विश्वास करना चाहिए और आम जनता के विश्वास के साथ हम पर विश्वास करके टिकट देना चाहिए। चौमुखी विकास हम करेंगे और जनता के विश्वास पर हम खरे उतरेंगे। जैसा आपने बताया कि योगी और मोदी जी के चेहरे पर वोट दिया जा रहा है, आप भी मानते हैं? मैंने सुना है, देखिए मैं, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, बीसलपुर की पब्लिक का भी व्यू है कि अगर बीजेपी के नाम पे तो आप किसी को भी, अगर एक पेड़ को भी इलेक्शन में खड़े कर देंगे तो वो पेड़ भी जीत जाएगा। बिल्कुल ठीक आप इस पर क्या कहेंगे? हम बिल्कुल 100% सत्य है। देखिए, यहां पर जाति बिरादरी की बात नहीं है। लोग आकलन करते हैं कि मेरी जाति के इतने, मेरी जाति के इतने हैं। हाँ। और अगर इस प्रकार का आकलन किया जाए तो मैं समझता हूं कि हमसे ज्यादा किसी की जाति के लोग ही नहीं है। क्यों? मैं शिक्षक हूं जी, और शिक्षक की जाति कोई होती नहीं, सर्व समाज शिक्षक का होता है जी। तो हमारी तो सभी जाति के लोग हैं, तो हमसे बड़ा तो कोई दूसरा हुआ नहीं। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पर इसलिए विश्वास है कि उसने हर क्षेत्र में विकास किया है। आम जनता समझ चुकी है कि अन्य पार्टियां विकास नहीं कर सकती, केवल एक ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी, इसलिए उनका विश्वास भी है। और जो भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट दे देती है उसको वो लड़ाती है, भले चाहे उसके मन का हो या ना हो। मन का अगर हो जाता है तो यहां जो मैं बात कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का टिकट मेरे को देती है तो यानी आम जनता के मन के प्रतिनिधि को देगी। एक होता बेमन लड़ाना, एक होता मन से लड़ाना जी। तो जब उसको मन से लड़ाने को मिल जाएगा तो रंगति और होगी, संगति और होगी, यही कारण और विकास की गति भी और कुछ होगी। आपके हिसाब से यही कारण है कि प्रतिद्वंदी को उससे ज्यादा वोट मिल गए हैं? प्रतिद्वंदी को भी बहुत वोट मिल गए। प्रतिद्वंदी को तो इसलिए वोट मिले कि चूंकि जनता के मन का प्रतिनिधि नहीं था, इसलिए प्रतिद्वंदी को वोट मिल गए। आज ऐसा मान लेते हैं हमारी पॉडकास्ट में कि आज आप विधायक हैं, पहला कार्य किसके हित में होगा और कौन सा कार्य होगा? पहला कार्य और जो 100 दिन का एजेंडा होगा, 100 दिन का टारगेट मान के हाँ, चल रहे मतलब हैं। 100 दिन का टारगेट होगा। पहला एजेंडा होगा तो शिक्षा के क्षेत्र में होगा। जो शिक्षित होगा, प्रशिक्षित होगा, वही विकसित होगा। शिक्षा के क्षेत्र में अगर देख लिया जाए कि हायर एजुकेशन के सिस्टम में हमारा बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र जो है एक प्रकार से शून्य है। दूसरा कह लिया जाए टेक्निकल के माध्यम से हमारा बीसलपुर विधानसभा एक शून्य है। चिकित्सा के क्षेत्र में अगर मान लिया जाए तो जो एक अच्छा उत्तम व्यवस्थित चिकित्सालय होना चाहिए, अस्पताल होना चाहिए, वो नहीं है। तो इस प्रकार के अगर युवाओं की बात, शिक्षा और साथ में युवाओं भी जोड़ लिया जाए, अगर कह लिया जाए कि हमारे नौजवान बालक देश सेवा के लिए जो समर्पित हैं जी, उनके लिए दौड़ने के लिए जगह नहीं है, हाँ, स्टेडियम नहीं है, वो अपनी लॉन्ग रेस कहां से निकालेंगे, अपनी टाइमिंग कहां से सेट करेंगे, भर्ती होने के लिए जाएंगे, वो आकलन उनका होगा ही नहीं तो आधे रास्ते से निकल आएंगे वो। तो मेरा जो पहला काम होगा शिक्षा के क्षेत्र में हायर एजुकेशन के लिए व्यवस्था करना, स्टेडियम की व्यवस्था करना, रोजगार परक शिक्षा की व्यवस्था करना, यह मेरा पहला काम होगा। शिक्षा क्षेत्र में आपका पहला कार्य होगा? पहला काम होगा। अच्छा, अगर सामाजिक रूप से देखा जाए
अभी हमारे जो वर्तमान जो भी नेता हैं A to Z, यहाँ से लेकर प्रदेश तक, प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक, कुछ नेता इसी पार्टी में ऐसे भी हैं जिनके लोग अगेंस्ट हैं और उनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। और उनमें से जो मुख्यतः आजकल समस्या चल रही है वो है CJP का प्रोटेस्ट धर्मेंद्र प्रधान जी के खिलाफ। अब इसमें आप किसकी गलती मानते हैं? बच्चा पूरे साल भर तैयारी करता है ताकि हम साल भर पढ़ेंगे और पेपर आएगा सामने, अच्छा लिखेंगे और पास हो जाएंगे। लेकिन आपके ही विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा है कि आज जो CJP का प्रोटेस्ट चल रहा है पेपर लीक को लेकर, उस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और क्या आप उस CJP के प्रोटेस्ट के फेवर में हैं? देखिए, कोई बालक तैयारी करता है, पेपर दे करके आता है जी, पूरा खर्चा करके जाता, पूरा सिरदर्दी मोल लेकर के जाता है और उसके बाद में उसको पता चले कि मेरा पेपर लीक हो गया। हाँ, कष्ट होता, स्वाभाविक है। हम भी शिक्षक भी हैं तो शिक्षार्थी मेरे हैं और मेरे पुत्र भी है, तो अगर इस प्रकार की घटना अगर कोई घटती है तो बड़ा कष्ट होता है। लेकिन शिक्षित होने के नाते हमें उन पहलुओं पर विचार करना पड़ेगा कि ऐसा हुआ क्यों। अभी अलग बात है कि जो जिसके पास व्यवस्था है उसको देखना चाहिए, लेकिन इतना पूरा भारतवर्ष है, विश्वास की परंपरा है जी, लेकिन आप जानते हैं कि आस्तीन के सांप सब कहीं होते हैं। तो ऐसे कुछ लोग जो विश्वासघात करते हैं तो उनको चिन्हित किया गया है, उनको कठोर सजा भी दी जा रही है। और जहां तक मैं समझता हूं कि अभी जो एग्जाम हुआ है नीट का हुआ था, नेट का हुआ, बिल्कुल क्लीन हुआ है, उसमें कहीं कोई लीकेज नहीं हुई है। उससे पहले वाला लीक हुआ था। उसके पहले वाला लीक हुआ था लेकिन उसमें कोई लीकेज नहीं है। अब व्यवस्था सुदृढ़ कर ली गई है, इसलिए अब कहीं कोई लीकेज नहीं होगी और बहुत व्यवस्थित सारे एग्जाम होने वाले हैं और होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, ये बात मान ली हमने आपकी। मानते हैं आप आज यहाँ पर आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से आप विधायक हैं, आपको लगा कि क्षेत्र में कोई एक ऐसा काम हो गया जो बहुत ज्यादा गलत है, लेकिन जिस व्यक्ति ने गलत किया वो आपकी पार्टी का ही है और आप यहाँ से विधायक हैं, आपकी जनता को पता है कि वो कार्य गलत है, आपको पता है वो कार्य गलत है, क्या आप अपनी पार्टी को एक साइड करके जनता के साथ उस व्यक्ति के विरुद्ध खड़े होंगे? देखिए, परिवार है, परिवार का जो मुखिया होता है जी, उसको सबको लेकर के चलना होता है। जब परिवार की, आपने कहा कि आप भी भारतीय जनता पार्टी के हैं और वो भी आपकी पार्टी का है, तो हम पहले आपस में बात करेंगे, जनता के मन की बात उसको बताएंगे कि इस प्रकार का ये काम हो रहा है, हाँ, ये आपने गलत किया है। फिर भी अगर नहीं मानता है तो व्यक्ति, माँ बाप के बच्चे होते हैं, आपस में बात विवाद हो जाता, किसके पास जाते हैं? माता पिता के पास जाते हैं। तो ऐसे जो पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व है उनके पास विषय जाएगा, उनको जो निर्णय लेना होगा वो करेंगे। अगर वो कहते हैं, हमारे यहां पार्टी से तमाम निष्कासित भी के लोग किए जाते हैं, जो जनता के विरुद्ध और पार्टी के विरुद्ध काम करते हैं उनको निष्कासन भी होता है। तो निश्चित मानिए कि जनता के साथ ही खड़ा होना पड़ेगा, खड़ा होना भी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी पूरे शिद्दत के साथ आम जनता के साथ खड़ी होती है। कार्यकर्ता हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करती है, उसको निष्कासित भी करती है, उसको दंडित भी करती है। क्षेत्र में एक नेताजी हैं, नाम नहीं ले रहा हूँ पॉडकास्ट में, उन्होंने भी एक टैग दिया है कि कुछ लोग बाहर से आए हैं और क्षेत्र में चुनाव लड़ना चाहते हैं, फिर दावेदारी पेश करना चाहते हैं। क्या उन्हें तनिक भी अंदाजा है क्षेत्र की समस्याएं क्या है? देखिए, मैं भी टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जिनका ऐसा मानना है तो वो कहीं न कहीं आम जनता के विश्वास पर वो छोटे मोटे दायित्वों का भी निर्वहन कर चुके हैं, छोटे मोटे दायित्वों का भी निर्वहन कर चुके हैं और वर्तमान में एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। लेकिन अगर लोकसभा का देख लिया जाए जी, तो यहां पर मैं समझता हूं कि वो बच्चे थे लेकिन उनके पिताजी भी उनको वोट दे चुके और एक क्षेत्र से परशुराम जी थे, वो सांसद हुए थे। हाँ, हुए थे। उसके बाद में राष्ट्रीय स्तर के 2-3 नेता आ गए तो यहां से लोकसभा का चुनाव जीता। पूरे भारतवर्ष के संविधान में उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए और किसी भी विधानसभा चुनाव लड़ सकता है अगर आम जनता उसको शायद स्वीकार कर रही है। तो पीलीभीत लोकसभा का आप देख लीजिए कि पूरे उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, कोई बाहर कोई दूसरे राज्य से तो आए नहीं या दूसरे देश से तो आए नहीं जी। तो नियम के तहत तो चुनाव लड़ रहे हैं, वो जीत रहे हैं।
दूसरा रहा विधानसभा का। तो विधानसभा में भी जो वर्तमान विधायक कहां के हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कहीं बिशनपुर के हैं वो, तो वो भी पड़ोस जनपद के रहने वाले बहुत दूरगामी हो गया फिर तो। वो भी पड़ोस जनपद के रहने वाले हैं। हाँ। तो इसलिए इन बातों पर नहीं जाना चाहिए। हमको अपना विश्वास जनता में कायम रखना चाहिए, बिल्कुल। पार्टी पर विश्वास करना चाहिए। अब मान लिया पार्टी ने हमको नहीं दिया तो हम बिदक गए, पार्टी ने दे दिया तो हम ठीक है। तो इस भाव के साथ, स्वार्थ के भाव से राजनीति नहीं होती। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा ही संगठन है जिसमें जात बिरादरी या इस जिले के उस क्षेत्र के ऐसा ये नहीं चलता है। वहां पर पार्टी पर लोग विश्वास करते हैं और पार्टी जिसको तय कर देती है आम जनता उस पर विश्वास करने लगती है। तो इसलिए उनका अपना मानना हो सकता है, अपना विषय हो सकता है, तो उस विषय में हमें बहुत ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं करने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि आप चुनाव ही लड़ रहे हैं और चुनाव जनता का ही होता है, जनता अपने मन से चुनकर अपने द्वारा चुने गए व्यक्ति को सीट पर बैठाती है, और जब व्यक्ति सीट पर बैठता है तो जनता बहुत आसानी से कहती है, और ऐसा मैंने भी महसूस किया है, शायद आपको भी लगता ही होगा, कि जब इलेक्शन का समय होता है तो जी बाबूजी हमें ध्यान रखिएगा, और जब इलेक्शन आ जाता है तो जी बाबूजी कौन, ये भी हो जाता है। तो ये कारण क्यों हो जाते हैं समझ नहीं आता है। मतलब जनता से जुड़े थे आप, जनता ने आपको जिताकर बिठाया, फिर जनता को ही छोड़ दिया, आप क्या करेंगे जनता के साथ? आपके साथ भी ऐसे कनक कनकते 100 गुनी जी, मादकताधिकाय, या खाए बोरा या पाए बोरा है। तो पद प्रतिष्ठा धन ये ऐसा होता है, ये सब लोग हजम नहीं कर पाते। तो इसलिए कहा जाता है कि इस पर अभिमान नहीं करना, ये दिमाग में रहना चाहिए कि हम कहां थे। इसीलिए आदमी क्या कहता है, जरा इसकी पृष्ठभूमि का आकलन करो, बैकग्राउंड का इसका आकलन करो जी, कि कैसा है। तो व्यक्ति को अपने थोड़ा पीछे मुड़ के भी देख लेना चाहिए, बार बार नहीं देखना चाहिए। लेकिन अगर आगे बढ़ रहे हो, ऊंची मंजिल देख रहे हो, तो थोड़ा पीछे भी देख करके देखो कि हम कहां थे, कहां तक आ गए। अपना आकलन हमेशा करना चाहिए। और जनता ने हमको जिस स्थान पर पहुंचाया है, वही जनता फिर जहां से लाई थी वहां पहुंचा भी देती है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। हाँ। तो इसलिए जनता को जनार्दन कहा गया है। और भगवान की पूजा स्वार्थ के लिए होती, निस्वार्थ के लिए होती है। हम लोग क्या करते हैं, कोई कष्ट आया, 1.25 रुपए का 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाने चले गए, कष्ट से निवरे तो घर में बैठ गए, फिर आलस सवार हो रहा है। लेकिन करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, अगर हमारा निरंतरता रहती है, लगनशीलता रहती है, तो हम जब जनता के बीच में परमानेंट रहते हैं, लगातार रहते हैं, तो फिर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। यह बात प्रतिनिधि को, हर प्रतिनिधि को समझना चाहिए कि आप भगवान नहीं हैं। आपको जिस पार्टी से जीत करके आए हैं, उसने आपको अपना प्रतिनिधि जनता के बीच में छोड़ा है। उनकी समस्याओं को आपको सुनना है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। बहुत समय तक और अभी तक कहीं ना कहीं एक फील रहा है लोगों का, और मानसिक अवधारणा भी कह सकते हैं कि हमारी जरूरत ही क्या है, रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन ये चीजें धीरे धीरे पीछे छूट रही हैं। व्यक्ति रोटी का इंतजाम कर ले रहा है, कपड़ा का कर ले रहा है, मकान का भी कर ले रहा है, और रह जाती है अब शिक्षा, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि चीजें नहीं आती। तो सबसे पहले अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो बीसलपुर में, ये मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं लेकिन कहने की बात है तो कहना पड़ेगा, कांग्रेस सरकार द्वारा एक हॉस्पिटल बनवाया गया था। उस हॉस्पिटल के अलावा अभी तक कोई ऐसा हॉस्पिटल हमें नया नहीं देखने को मिला है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। तो अगर आप बनते हैं तो आपका क्या प्रयास रहेगा? देखिए, मैंने आपके एक प्रश्न में पहले ही बताया था, शिक्षा जी, स्वास्थ्य और सुरक्षा, जी, इसको ही प्रमुखता देनी है। और जब हमारा शिक्षा अच्छी होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो स्वाभाविक हम सुरक्षित होंगे। और जब तीनों चीजें होंगी तो हम विकसित होंगे, यानी रोजगार युक्त होंगे, तो फिर हमारा सर्वांगीण विकास होगा। और ये कहीं ना कहीं हम लोगों की न्यूनता है, सरकार की तरफ से कहीं कोई न्यूनता नहीं है। ये हमारे अपने जनप्रतिनिधि को सोचना चाहिए कि हमें लग करके सरकार की नीति रीति के साथ उसकी योजनाओं को हमें लागू कराना चाहिए। उसके लिए थोड़ा भाग दौड़ करनी चाहिए, अपने ऊपर के संबंधित अधिकारियों से बात करनी चाहिए। और अगर आप
पैरवी कर लेते हैं तो मुकदमा आप जीत जाते हैं। तो पैरवी की कमी है, वो पैरवी हम करेंगे। और बहुत अच्छा यहां पर मैंने पहले भी कहा है, चिकित्सा के लिए भी अच्छा हॉस्पिटल होगा, हायर एजुकेशन का भी पूरा सिस्टम होगा, टेक्निकल एजुकेशन भी सिस्टम अच्छा होगा। और सुरक्षा की दृष्टि से अब आजकल लाठी और तलवार, कांटा, बल्लम और राइफल ये सब हट गया। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एआई का सिस्टम है जी। तो हम किस प्रकार से अपने अत्याधुनिक हथियार बनाते हैं। अभी ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, तो मैंने पेपर में पढ़ रहा था कि रूस ने अपना अत्याधुनिक जलपोत भेजा है और पूरे विश्व में कहीं भी वो मार कर सकता है वहां से। तो हम नहीं हो सकते हैं क्या? इस बीसलपुर से हम कोई ऐसा निर्माण नहीं कर सकते हैं क्या? क्या यहां पर कोई ऊर्जा की कमी है क्या? यहां प्रतिभाओं की कुछ कमी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जब बच्चों को हमारे स्किल डेवलपमेंट के लिए मिलेगा, जब एआई सिस्टम यहां पर होगा, एआई लैब होगी, तो यही हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे और पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। अभी बीसलपुर विधानसभा की एक बड़ी समस्या है, आपने शायद नोटिस की होगी, और लोग काफ़ी ज़्यादा उससे जूझ रहे हैं। सुबह 7 बजे चाहे बरेली जाना हो, शाहजहांपुर जाना हो, पीलीभीत जाना हो, किसी क्षेत्र में जाना है, हमारे अपना निजी वाहन नहीं है, आसानी से आ जा रहे हैं। लेकिन पता चला शाम को 7 बजे अब अगर कोई व्यक्ति बरेली का है वो बीसलपुर में ही बैठा रह गया, पीलीभीत का है बीसलपुर में बैठा रह गया। लास्ट हमारा जो ट्रेन ऑप्शन है, अगर वो ट्रेन चली गई उसके बाद में कोई ऐसा संसाधन बीसलपुर में ऐसा नहीं है कि जिसके माध्यम से हम अपने रिश्तेदार से कहें अरे रुको 5 मिनट अगली सवारी आती है, अभी चले आएंगे। इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? देखिए, अभी माननीय सांसद जी ने ट्रेन के लिए उन्होंने प्रयास किया जी, और माननीय सांसद जी के लिए बहुत बहुत बधाई। उन्हें अच्छी व्यवस्था दी है और मैं जहां तक समझता हूं कि थोड़ा और प्रयास होगा तो और भी आने जाने का क्रम अच्छा हो जाएगा। बात रही हमारी, तो मैंने पहले भी कहा, जो भी जनप्रतिनिधि है, सरकार का नुमाइंदा है, अगर वो विभिन्न सरकारी एजेंसियों के साथ तालमेल बैठालता है, कंधा मिला करके चलता है और प्रोजेक्ट बना करके सरकार के समक्ष रखता है, निश्चित वो सफलता की ओर अग्रसर होगा। तो मैं वो सेतु का काम करूंगा और फेरे भी बढ़ेंगे, ट्रेनें भी बढ़ेंगी, रोडवेज परिवहन के भी चक्कर बढ़ेंगे, बसेस भी बढ़ेंगी। ऐसा मेरा मानना है और मैं करके दिखाऊंगा। बढ़िया, ये अच्छी बात है, क्योंकि परिवहन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति सुबह निकला हो, शाम को अपने परिवार से मिल जाए, तो कहीं ना कहीं परिवार में भी खुशी रहती है और चिंताएं भी कम होती हैं। अच्छा, एक बात और भी है, चाहे किसी भी पार्टी के सांसद या विधायक हुए, अब मान लिया उन्होंने क्षेत्र में कोई काम करवाया तो क्रेडिट लेने के लिए आ गए कि हमने कराया, और जैसे ही उस काम में कोई कमी निकली उसके बाद में ये इनने कराया। आपके साथ क्या रहेगा? अगर आप किसी काम का श्रेय लेंगे तो उसकी कमियों का भी श्रेय लेने का काम आप करेंगे? देखिए, मैं इस विद्यालय में हूं जी। अगर इस विद्यालय से बच्चे हमारे उत्तम परिणाम लेकर के आते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी या राज्यपाल जी या डीएम पुरस्कृत करता है, तो गले में माला हमारी पहनाई जाती है। बच्चों ने किया ना? हाँ बिल्कुल। हम तो प्रथम नहीं हुए ना। बच्चे प्रथम आए, लेकिन कहा क्या जाता है, भाई उस विद्यालय का प्रधानाचार्य कौन है, तो हम पुरस्कृत होते हैं। यही भाव, अगर परीक्षा परिणाम गलत आया तो फिर अगर दंडित होने की बात होगी, अगर जवाबदेही की बात होगी, तो उस समय मैं अग्रसर भूमिका में नजर आऊंगा। उसी प्रकार से विधानसभा में अधिकता तो मेरी, न्यूनता तो मेरी। बड़ी बहुत अच्छे। अधिकता भी मेरी, प्रशंसा भी मेरी, अपमान भी मेरा, किसी दूसरे का नहीं होगा। अभी हम देख रहे हैं हमारे पीछे स्वामी विवेकानंद रखे हुए हैं, और कहीं ना कहीं युवाओं का जो मुख्य रूप से प्रेरणा स्रोत हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद जी हो गए, ऐसे बहुत सारे महापुरुष हुए हैं। और युवाओं की बात की जाए तो विशेष रूप से आप एक विधायक बनने के बाद में, जैसे युवा शक्ति आप तो समझते ही हैं कि वो एक ऐसी, कह सकते हैं, खुला उनका वो रहता है कि उनको जिधर आप लगा दें उधर ही लग जाएं। युवाओं की शक्ति का आप किस तरीके से उपयोग करेंगे? युवाओं को क्या आप सुविधाएं मुहैया कराएंगे और युवाओं को लेकर आपकी क्या आइडियोलॉजी है? देखिए, स्वामी विवेकानंद जी की बात तो अद्भुत है, उनकी निराली है, अद्वितीय है। पूरा विश्व उनके चरणों में नतमस्तक होता है। स्वामी विवेकानंद स्मारक शिला जो है कन्याकुमारी में, देखिए कितनी अद्भुत बनी हुई है। तो जो युवा है उस शिला स्मारक की तरह चट्टान के रूप में होता है।
बस उसको दिशा देने की बात है। और वो मां सरस्वती की कृपा से विद्या भारती के माध्यम से वो काम हम कर रहे हैं। चूंकि लगभग मैं मान लीजिए लगभग 30-32 साल से मैं इस क्षेत्र में हूं। शिशु अवस्था से आज मान लीजिए लगभग 30-32 साल के हमारे युवा हो गए, 18 साल के हो गए, 21 साल के हो गए, 30 साल के हो गए हैं, और युवा हमको अपना मानते हैं। तो युवाओं में बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। वो तो युवा अपने आप मेरे पास चल के आ रहा हो, चल के आएगा। उसको दिशा देने की बात है, उसको प्लानिंग समझाने की बात है। फिर उसके आय को टेस्ट करके, उसके विचारों को देख करके, उसके स्वभाव को देख करके, उसकी गुणवत्ता को देख करके, उसकी योग्यता क्षमता को देख करके उसका मोबिलाइजेशन करना है। और मैं बखूबी जानता हूं, करता भी हूं और कर दूंगा, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। और युवा तब भी मेरे साथ था, आज भी, आगे भी रहने वाला है। कारण मैं शिक्षक हूं, मैं प्रधानाचार्य हूं। तो इसीलिए उम्र हम लोग शिक्षकों की भले चाहे 60 का हो गया, 55 का हो गया, 50 का हो गया, लेकिन क्या कहते हैं, मन कैसा है, युवाओं जैसा है। दिल कैसा है, युवाओं जैसा है। लेकिन सोच कैसी है, तो वो सोच उसकी उम्र तजुर्बे के साथ वो ऐसी होती है कि हम इन युवाओं को कैसी दिशा दें। तो वो सोच स्वामी विवेकानंद की हो जाती है, वो सोच छत्रपति शिवाजी महाराज की हो जाती है जी, वो सोच जीजाबाई की हो जाती है, वो सोच महाराज लक्ष्मीबाई की हो जाती है, वो होलकर जैसी हो जाती है। तो इस प्रकार की जो सोच है वो शिक्षकों के पास जब रहती है, युवाओं को मोल्ड करते हैं, और तरुणाई जिधर जिस दिशा में चली जाती है उधर जय जयकार होती है। तो जय जयकार होनी है, ये तो सुनिश्चित है। आगामी इलेक्शन को लेकर आपकी आइडियोलॉजी क्या है? देखिए, इलेक्शन में तो आइडियोलॉजी तो एक ही होती है कि निष्पक्ष चुनाव हो जी, बगैर भय के हो, और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निरंतर देखने को मिल ही रहा है। बात रही आइडियोलॉजी की, तो यहां पर सिर्फ एक आइडियोलॉजी है कि जनता के साथ, जनता के विश्वास पर जनप्रतिनिधि को खरा उतरना चाहिए, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलना चाहिए, उसके सुख दुख में सहभागी होना चाहिए, और उसके साथ बैठ करके विकास की गति की नीति रीति बनाना चाहिए। अपने आप विकास कैसे कर लेंगे जब तक आप जनता के साथ नहीं बैठेंगे, समाज के साथ नहीं बैठेंगे, उसकी मूलभूत समस्याएं क्या है, वो चाहती क्या है, किस प्रकार का विकास चाहती है, उसको किस चीज की आवश्यकता है। जब पूरा प्लान करके बैठेंगे निश्चित विकास होगा, और जब इतना आप कर लेंगे वही आपकी आइडियोलॉजी होगी। आपने बात की थी जनता के साथ बैठने की। जब इलेक्शन होता है, जगह जगह गांव-गांव जाते हैं नेता और भ्रमण करते हैं, जनता की बातें सुनते हैं। अगर जीतने के बाद, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर जीतने के बाद भी अगर वैसी ही समस्याएं सुन ली जाएं, तो मेरे हिसाब से उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। ऐसे ही मान लीजिए मैं आपका विधायक हूँ, कुछ समय के लिए मान लीजिए मैं इस समय बैठा हूँ, मैं आपका विधायक हूँ। आपकी एक अच्छे विधायक से या अपने विधायक से क्या अपेक्षा है वो आप बताएं। देखिए, मैंने पहले भी यही कहा कि विधायक का मतलब यह है कि वो अपनी विधानसभा में सुख दुख की चिंता करे, युवाओं की चिंता करे, बुजुर्गों की चिंता करे, किसानों की चिंता करे, व्यवसायों की चिंता करे, मातृशक्ति की चिंता करे, उसके अनुरूप उसके विकास के लिए क्या क्या आवश्यकता है उसकी व्यवस्था करे। और जब ऐसा वो कर लेगा तो जनता न विधायक से दूर होगी और विधायक जनता से भी दूर नहीं होगा। तारतम्य एक होगा और उस एक तारतम्य में से विकास होगा। और मैं समझता हूं उसको वोट मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जनता घर बैठे उसको जिताती रहेगी। क्यों? वो 4 दिन के लिए थोड़े जनता के बीच में है, वो तो पूरे पंचवर्षीय योजना भर जनता के बीच में काम कर रहा है। तो जनता को क्या लगेगा, अरे मांगने आवे ना आवे, हम तो वोट इसको देना है। सही है। लेकिन अब 4 दिन के लिए जाना, तो इसलिए जनता कहती है कि अब की आपकी बार देख लेंगे। सही है। ठीक है। इसीलिए लालच, लोभ, मद, मोह, मत्सर, इसलिए तथाकथित कुछ लोग इसका प्रलोभन भी देते हैं, लेकिन आम जनता नहीं फंसती है। जिस प्रकार से विद्यार्थी अगर पूरे वर्ष भर पढ़े तो एग्जाम के समय में उसको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है।
वो जैसे वर्ष भर सोता है वैसे एग्जाम के भी सोएगा और अच्छा परिणाम लेकर के आ जाएगा। ऐसे ही काश्तकार किसान है, खाली बादल को देख करके अगर जुताई करेगा तो फसल कहां से हो जाएगा। अगर वो पूरे वर्ष भर खेत की रखवाली करता है, जोत बोत करता है, तो उसको फिर ज्यादा परिणाम चिंता की जरूरत नहीं है। बोता है, फसल होती है और अच्छा परिणाम मिलता है उसको। तो कुल मिलाकर अभी तक आपने जो जनता को संदेश दिया, जनता की जो आपसे अपेक्षाएं हैं, जिनके आपने उत्तर दिए, उन्हें आपके वचन मान लिया जाए कि ये आपके वचन है, अगर आप सत्ता में आते हैं तो उन वचनों को पूरा करेंगे 100%। और विश्वास इसलिए होना चाहिए, करना चाहिए कि चूंकि माता पिता का अगर कोई कह लीजिए कि सबसे बड़ा अगर कोई लक्ष्य होता है या सबसे बड़ा कोई शौक होता है या सबसे बड़ी खुशी के जो क्षण होते हैं उनके पुत्र पुत्री होते हैं जी। तो अपने ऐसे अबोध बालकों को हम पर विश्वास करके वो देते हैं जी। और उन अबोध बालकों को जब मैं शिक्षित प्रशिक्षित करके भेजता हूं, जब वो रोजगार कमाते हैं, हजारों की संख्या में आज रोजगार इस विद्यालय के द्वारा लोग कमा रहे हैं, तो उसमें योगदान हम शिक्षकों का है। हाँ। तो विश्वास उनका हम पर है, ऑलरेडी हो चुका है। और जब राजनीति के क्षेत्र में जब हमको पाएंगे, अब वो हमको इसी बात के लिए इस उम्मीद के साथ बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानाचार्य को ऐसा अवसर देने वाली है, तो दुगने उत्साह उमंग के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ वो लगेंगे। और चूंकि परिवार के अंग हैं, तो परिवार के साथ बैठ करके परिवार की बात होगी और समुचित विकास होगा, और ऐसा होना ही है, ये मेरे वचन है। तो जैसा मैंने शुरू में जब वीडियो शुरू की थी, इस पॉडकास्ट को शुरू किया था, मैंने बोला था कि तन समर्पित मन समर्पित चाहता हूं मैं देश तुझे कुछ और दूं कुछ और दूं। ऐसी भावना आज हमें देखने को मिली। हालांकि आप मेरे गुरु रहे हैं और बहुत कुछ मैंने सीखा है। पहला पॉडकास्ट है, इसमें भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। अगर कुछ कमी मेरी तरफ से रह गई हो तो माफ कर दीजिएगा। बाकी हमारी टीम की तरफ से आपके जो भविष्य है उसकी बहुत बहुत कामनाएं, शुभकामनाएं। और ऐसे ही हमारा कोई अगला व्यक्ति जिसकी हम पॉडकास्ट करने वाले हैं, आपको नहीं पता, हमें भी नहीं पता, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो उसके लिए शुभकामनाएं जी। और हमें तो प्रसन्नता इस बात के लिए है कि हमने आपको शिक्षित किया, आप प्रशिक्षित हुए जी। और उसका सद परिणाम हमको देखने को मिल रहा है, तो इसलिए अपार खुशी है। और जब जिसके बच्चे और शिष्य प्रोग्रेस भूमिका में होते हैं और कुछ करके दिखाते हैं, तो जो खुशी माँ बाप होती, गुरुजनों को होती, वो दूसरे को नहीं हो सकती है। तो अपार खुशी है। और आप ऐसे ही दिन रात चौगुने वृद्धि को चलते जाइए और जिसके साथ आप बैठेंगे उसके साथ उमंग उत्साह के साथ प्रश्न पूछिए और वो भी बिंदास होकर के आपके प्रश्नों का उत्तर दे, जिससे कि जनता का भला हो, समाज का भला हो। ऐसी मेरी शुभकामनाएं और आपके लिए आशीर्वाद। तो आज आपने डॉक्टर रवि शरण सिंह चौहान जी के विचारों को सुना और जनता के प्रति उनकी क्या भावना है बेसुनी। तो इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मातृ सलाम, जय शिवाजी, जय कलाम। फिर आएंगे। भारत माता की जय। इसी जोश के साथ।